अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शंस को लेकर पीपल्स पार्टी के अंदर मुतज़ाद सोच पाई जा रही है, या ऐसा कह लीजिए कि कोई कन्फ्यूजन तो है जो हल नहीं हो रही है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबात वक्त पर कराने को आईनी तकाजा हमें बताते हैं, तो दूसरी तरफ जरदारी साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में मज़ाहमत और मुफाहमत की सियासत का मैच पड़ गया है, या पीपल्स पार्टी गुड कॉप बैड कॉप वाली हिकमत अमली के साथ अगले इलेक्शन में जाना चाहती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब इस तजाद की आग को ठंडा करने में लगे हुए हैं। जाहिर है बिलावल को हम ठीक कहें या जरदारी साहब की हिकमत अमली को दुरुस्त माने, तो दोनों तरफ को ठीक कहने पर मजबूर हैं जो पार्टी के लोग हैं। आइंदा हफ्ते लाहौर में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है, जहां तवक्को की जा रही है कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के इस तजाद का कोई ना कोई हल तो निकलेगा। देखना होगा कि इलेक्शन बर वक्त कराने के मौक़िफ़ की जीत होती है या हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की हिमायत होती है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए नजर आते हैं। आज हैदराबाद में शुरका से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने वाज़े किया कि पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि कुछ इत्तेहादी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा देखिए। हमने ना माजी में इलेक्शन से भागे हैं, ना आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। हाँ, अगर हमारा चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उनको भागने दे, मगर हैदराबाद का आवाम को मालूम है कि जब आप इलेक्शन से भागते हो तो कोई ना कोई आके आपका जगह ले ले। मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज़्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी इंदिया दिया कि वो शहर शहर जाकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब भी देंगे। यानी पीपल्स पार्टी तो मैदान में उतर आई है, बाकी सियासी जमातें कहाँ हैं। दूसरी तरफ पीडीएम के इत्तेहादी जमातें जहां मरदमशुमारी की मंजूरी देने के बाद अब 90 रोज़ में इलेक्शन मांगने पर पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही हैं, वहीं पिछले 16 महीनों की कारकर्दगी का मलबा भी एक दूसरे पर डालने की कोशिश है, ताकि ज़ाहिर है आवाम के पास जाना है, आवाम के सामने बयानिया तो कोई बनाना है, जिसके लिए सारी कोशिशें हो रही हैं। अब इसे बर वक्त इलेक्शन मांगने का रिएक्शन कहें या कुछ और, लेकिन ख़बरें ये हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 साला हुक्मरानी के आगे अब ब्रेक लगाने के लिए भी सफ़बंदियाँ शुरू हो गई हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान, GD और जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेब, ये पार्टीज़ आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ़ टाइम देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। यानी जब इलेक्शन का मैदान सजेगा तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। अब मुस्लिम लीग नून जहां अगले महीने अपने कायद नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारी कर रही है, वहीं पर मरीम नवाज़ इनफरादी तौर पर भी जल्द सिंध का दौरा करने वाली हैं। अब सवाल ये है कि अगर ऐसे होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी। ऐसे में तहरीक इंसाफ को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल गई तो क्या वो इस बिखरे हुए इत्तेहाद पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि 9 मई के बाद से तहरीक इंसाफ कमज़ोर ज़रूर हुई है, टूट फूट का शिकार हुई है। गिरफ्तारियों के बावजूद भी आज भी तहरीक इंसाफ की आवाम में जड़ें मजबूत हैं। इसकी एक ताज़ा झलक गिलगित बल्तिस्तान के ज़िमनी इलेक्शन में भी हमने देखी है, जहाँ इस दौर की नशिस्त पर PTI ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी है। ये वही सीट है जो साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बायस खाली हुई थी। अब सवाल ये है कि क्या आइंदा इलेक्शन में PDM का हिस्सा रहने वाली जमातें अकेले PTI का मुकाबला कर सकेंगी। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। फैसल साहब, 16 महीने जिन इत्तेहादियों के साथ हुकूमत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इत्तेहादी जो हैं वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, खौफजदा हैं, वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भाग रही है, डर रही है, खौफजदा है, MQM डर रही है, या मौलाना साहब डर रहे हैं, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज बिलावल साहब ने जो स्पीच की है उसमें उन्होंने ये बात की है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इस तरह शायद बाकी जमातें नहीं कर रही।
हमें जानना चाहिए। हमें तो देखें, हम तो पहले भी परसों भी बिलावल साहब ने कहा कि हम तो 60 दिन के लिए भी तैयार थे कि कौमी असम्बली अपनी टाइम पूरी करे और 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो। लेकिन हमारी इत्तेहादी जमातों की ये ख्वाहिश थी कि जी 90 दिन होने चाहिए, हमें तो कुछ कंपेन के लिए टाइम चाहिए, हमने 90 दिन भी किया। लेकिन अब वो उस तरीके से बात नहीं कर रही जिस तरीके से होनी चाहिए कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं। डिलिमिटेशन बिल्कुल आप करें, पिछले साल भी डिलिमिटेशन हुई है। डिलिमिटेशन इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, ऑलरेडी एक्सरसाइज हो चुकी है। आप सीटें भी नहीं बढ़ा रहे हैं, जब सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं तो एक बड़ा मतलब है कि इतना लेंथी प्रोसेस है जिसपे आप इतना टाइम लें। लेकिन हमारा अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें, चलो आप हमारा तजाद सही, हमारा उसमें इख्तलाफ सही, आपने तो इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर डिलिमिटेशन की डेट दे दी है, लेकिन क्या आपको, मुझे या किसी भी सियासी जमात को आज ये पता है कि इलेक्शन कब होने हैं? किसी को नहीं पता इलेक्शन कब होने। हाँ, मफरूजे पे हम बात कर रहे हैं। हाँ, मफरूजा भी इस लिहाज से कि मार्च से पहले होंगे, सेनेट इलेक्शन से पहले होंगे, लेकिन भागने की बात तो किसी ने नहीं की। हर कोई जाना चाहता है, हर कोई तैयारी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून तो अपने कायद के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं कि वो आएंगे और कैंपेन चलाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल में कि हमें अपने जो भी हमने 16 महीने जो हमारी कारकर्दगी है, जो भी है, या हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो है, उसको लेकर हमें अवाम के पास जाना चाहिए। देखें, जब तक इलेक्शन क्लियर नहीं होते हम अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते हैं। आज भी बिलावल साहब जो सिंध के 2-3 दिन दौरे पे थे हैं, वो उसमें ये है कि उनके जो पिछले जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, बिजी थे, हमारे जो कुछ रहनुमा, हमारे पार्टी के वर्कर, उनमें जो फौतियाँ हुई थी उनकी फातहखानी भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पे आज उनके हैदराबाद में फेडरेशन पार्टी की इफ्तिताह था, उसके बाद वो मुल्तान जा रहे हैं, फिर लाहौर जा रहे हैं, लाहौर पहुंचते ही सीसी की मीटिंग करेंगे। लिहाजा हमने इलेक्शन मुहिम भी चलानी है। अगर पहले से चीज क्लियर हो कि इलेक्शन कब हुआ है तो फिर उसी तरीके से हम इलेक्शन मुहिम के जो है वो स्केड्यूल का भी ऐलान करें। लेकिन अभी वो कह रहे हैं, अभी हमारे इत्तेहादी जमाती कह रहे हैं जी शायद फरवरी में इलेक्शन हो। भाई, आपको पता है कौन सी फरवरी को इलेक्शन है, कौन से जनवरी को इलेक्शन है, कौन से मार्च को इलेक्शन है, कौन से दिसंबर? देखिए, अभी तक हम जब इलेक्शन कमीशन से मिले थे, हमारी जब डेलीगेशन मिला था, उन्होंने भी ये कहा था कि हम डिलिमिटेशन में कोशिश करते हैं कि हम इसको थोड़ा कम करें। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करें, इलेक्शन की डेट दें। उन्होंने भी कहा था कि हम इलेक्शन की डेट देंगे, लेकिन आज तक इलेक्शन की डेट नहीं है, जिसका हमें जो है इस पे खदशात हैं। हम कहते हैं इलेक्शन की डेट तो देने कम से कम, आपने जब भी कराना है उस पे बाद हम उस पे वो बात ठीक है, लेकिन अब हल्का बंदियों को लेकर आपकी अपनी पार्टी में एक मुतजाद सोच क्यों है? जरदारी साहब की सोच ये है कि मरदमशुमारी नोटिफाई होने के बाद ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, उनकी आईनी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने हल्का बंदियाँ करानी हैं। लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो 90 दिन में करवाने की बात कर रहे हैं। जरदारी साहब को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, लेकिन खदशात हैं बिलावल भुट्टो साहब को। तो पार्टी में ये दो बड़ी वाज़े जो हमें एक सोच नज़र आ रही है, तो ये क्या ये जाहिर नहीं करता कि पार्टी पॉलिसी हर कोई अपनी मर्जी से चला रहा है? बिलावल भुट्टो साहब कोई बात करते हैं, जरदारी साहब कोई बात करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसी खदशात नहीं है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर आप मरदमशुमारी करें, आप सीटें बढ़ा रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप मरदमशुमारी को वो कर सकते हैं। लेकिन जो डिलिमिटेशन है वो लेजिस्लेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र नहीं है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि देखें, आप जो डिलिमिटेशन है, जो मैंने पहले कहा है, उसको जो है आप तेजी से कर सकते हैं। आप इतना टाइम ले रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी अभी ऑफिस मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के, डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, आपके सूबे में मौजूद हैं, आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुकी है, आपने 5% वोटर्स का आपने ऊपर नीचे करना है, तो आपके पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है और उस डेटा में आपको इतनी बड़ी आसानी से चीज हो सकती है। लेकिन आप क्यों इतना लंबा अरसा ले रहे हैं? दूसरी बात यह है कि लेकिन 90 रोज का सोच, 90 रोज का जो शोर है या जो मुतालबा है, ये जब CCI की मीटिंग हुई थी, क्या उसमें रखा था मुराद अली शाह साहब ने, नवीद कमर साहब ने, कायरा साहब ने? कायरा साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, उनसे मैंने ये बात की कि ये खबरें चल रही हैं कि कुंडी साहब ने कहा है कि कायरा साहब से पूछें कि कायरा साहब को वहाँ बुलाया किसने था। फिर मैंने यही उनसे सवाल किया, पहले तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कुंडी साहब ऐसी बात कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैं कोई अपनी मर्जी या मैं अपने कोई शौक से नहीं वहाँ पर गया था, वहाँ बहुत स्पेशल गेस्ट, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको एज अ स्पेशल गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने इन्वाइट किया हुआ था, मैं भी उनमें से एक स्पेशल गेस्ट था। तो ये बताएं कि क्या इन तीनों लोगों ने इस चीज़ का मुतालबा किया था? 90 रोज 90 रोज 90 रोज। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कायरा साहब की बात को पहले क्लियर कर लूँ। कायरा साहब मेरे बड़े भाई हैं और मेरे सीनियर, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरी ये एक किस्म की जुर्रत भी नहीं हो सकती कि मैं कायरा साहब से कहूँ या आपसे कहूँ कि आप कायरा साहब से पूछिए में गए। कायरा साहब ने हमें, हमारी पार्टी को बहुत से फोरम पे रिप्रेजेंट किए हैं।
चाहे वो पिछली हमारी हुकूमत थी, चाहे हमारे डायलॉग्स थे, जो कुछ भी थे। अभी भी हमारी 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें बहुत सी जगहों पे कायरा साहब को पार्टी ने एज ए स्पेशल इन्वाइटी कहें या जो भी कहें उनको भेजा। फिर हमारे जो हुकूमत और हमारे दरमियान जो इत्तेहादी जमात जो हमारी थी, मतलब हम इत्तेहादी जमात थे PMLN के, उनमें जो हमारे जो पुल के जो किरदार अदा करते उनमें से कायरा साहब भी एक मेंबर थे, बाकी मेंबर 2-3 मेंबर थे, उनमें से कायरा साहब भी एक मेंबर थे। तो मैं ऐसे मतलब है कि बात ही नहीं कर सकता कायरा साहब क्यों गए हैं और किस वजह से गए। तो आपके हवाले से एक सहाफी ने ये खबर फिर क्यों दी कि आपने देखिए वो साफी साहब की अपनी जाती रहे हो सकती है। साफी नहीं, साफी मैंने कहा है, कहीं सलीम साफी साहब ही ना कह दे कि मैंने तो बात ही साफी नहीं, साफी उस एंकर साहब का कोई अपना कोई जाती एजेंडा हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आप मतलब है कि अपना रिकॉर्ड पे निकाले कि उनके साथ मैंने कभी प्रोग्राम भी किया है, साफी ने कभी मुझे शायद जिंदगी मैंने शायद उनके साथ कोई 1 या 2 प्रोग्राम किया, मैं तो प्रोग्राम उनके साथ कभी नहीं किया, लेकिन ये उनकी अपना कोई जाती एजेंडा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब CCI में हमारी टीम गई थी उसमें जो है उसमें उन्होंने कहा कि सीटें नहीं बढ़ रही और सीटें बढ़ भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी थी नहीं, ठीक है। और आइन में देखें, आइन में भी ये जिक्र है अगर आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं तो इट्स मतलब है कि जो अभी जो CCI में हमने प्रूफ किया वो लेजिस्लेशन है, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आइन में है कि आप डिलिमिटेशन को भी जो है आप उसके बाद इलेक्शन कराएंगे और इसमें जिक्र है, तो मैं एक बड़ा नालायक स्टूडेंट हूँ लॉ का, तो मुझे कोई दिखा दे कि जी हम तो आज भी हमारी पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। कल भी परसों बिलावल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कम से कम अनाउंस तो कर दे, दबे नहीं 120 दिन कह दे, इलेक्शन तो बता दे कि हम उन्होंने इलेक्शन कराना कब है। इस वक्त तो बिल्कुल वो टनल के आखिर में है, अंधेरा ही है, हमें क्या आप लोगों को खदशात हैं, तहफुजात हैं जिसकी वजह से बार बार आप लोग सवाल करें एटलीस्ट डेट अनाउंस कर दें, एटलीस्ट डेट अनाउंस कर दें? आपको क्या लगता है कि फरवरी में भी नहीं होंगे इलेक्शंस? देखिए हमें इसके खदशात इसलिए हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं कर रही, उन्होंने पूरा स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है डिलिमिटेशन का, तो उनको चाहिए कि साथ इलेक्शन के अनाउंस कर दें कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं जनवरी की 15 तारीख है, फरवरी की 10 तारीख है, कोई भी तो क्या तो दे ना, उसके बाद हम उस पर डिबेट करेंगे हम वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है या जो भी है उसकी बात की बात है ना। लेकिन ये चीज़ें सारी चीज़ें अभी हमारी बिलावल साहब जैसे लाहौर पहुंचते हैं, हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, उसमें हम ये सारी चीज़ें रखेंगे। उसके बाद CC ने डिसाइड करना है कि हमने क्या अमल इख्तियार करना है, क्योंकि हमारी पिछली CC हमारे जो लॉ एक्सपर्ट्स थे, हमारी पार्टी के CC के जो मेंबर्स थे, उन्होंने मैं ये बताया था कि 90 डेज का इलेक्शन जो है वो 90 डेज में कराना है, इसलिए हमने इस चीज पे स्ट्रेस किया है। अभी हम उनके पास दोबारा तो ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होने जा रहा है उसमें फैसला होगा कि हाँ हमने 90 रोज की बात को ही सपोर्ट करना है या जो जरदारी साहब ने बात की है उसके मुताबिक शेड्यूल को हमने सपोर्ट करना है? नहीं देखें, जरदारी साहब भी पिछली CC मीटिंग में भी मौजूद थे, इस CC मीटिंग में भी मौजूद होंगे, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक लाएमल फ्यूचर का जो है वो डेफिनेटली देंगे कि हमने फ्यूचर में हमारा क्या लाएमल है क्या नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के बाद ये एक मीटिंग करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हो चुकी है, उनका भी रिजल्ट तकरीबन आ चुका है डिलिमिटेशन के हवाले से, और अभी देखते हैं 2-4 दिन अभी हैं, CC की मीटिंग कब होती है। बिलावल साहब को लाहौर पहुंचते 2-3 दिन लगेंगे, तो इस दौरान अगर इलेक्शन डेट अनाउंस होती है तो फिर हम CC में जाके उसका जो है उसके बाद फिर हम उसके बाद सही। फैसल साहब, ये जो खबरें चल रही हैं कि सिंध में किसी सियासतदान के घर छापा मारा, अरबों रुपए बरामद हुए, फिर सिंध से मुराद अली शाह और बिलावल साहब के करीबी दोस्तों को, लोगों को, उनके जो करीबी लोग हैं उनको स्टॉप लिस्ट में डाला जा रहा है, ये जो सारी खबरें चल रही हैं, क्या ये पाकिस्तान जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं ये तभी से खबरें चलना शुरू होगी हैं, तो क्या ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ? देखिए चीज़ें हमने मीडिया के जरिए देखी, TV चैनल्स पे देखे, अखबारात में देखे, सोशल मीडिया के जरिए हमने देखे। अब तक सिंध में जितने भी सोशल मीडिया के जरिए बकौल उनके जितने भी छापे लगे और पैसे बरामद हो चुके हैं, उसमें तो आप IMF का कर्ज उतार सकती हैं मेरे ख्याल में तकरीबन, अगर सारा नहीं तो 80% उतार सकते। तो प्रॉब्लम ये है, देखिए पहली बात तो ये है, फॉर एग्जाम्पल नैब छापा लगाती है, उन्होंने पैसे ही बरामद कर लिए हैं, उन्होंने कोई प्रेस रिलीज भी नहीं दी है, उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार ही नहीं किया जिसके घर से पैसे बरामद हुए। तो ये किस किस्म के छापे हैं? माजी में हमने लॉन्च का सुना था कि लॉन्चें पकड़ी गई हैं, तो ये चीजें जब पकड़ी जाती हैं तो ये खजाने में रखी जाती हैं, तो क्या उनकी कोई रसीदें मौजूद हैं कि ये पकड़ी गई हैं, फलां बंदे से पकड़ी गई हैं, फलां को हमने गिरफ्तार कर लिया और हमने खजाने में जमा करा लिए और ये रसीद है? कोई चीज नहीं है। और जो स्टॉप लिस्ट का आपने जिक्र किया, देखें ये भी ऐसी चीजें हैं कि बात हो रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में है
तो मैं लीगल एक्शन उसके ऊपर ले सकता हूँ। मुझे बताया जाए कि जी आपका नाम स्टॉप लिस्ट में। बीच में चल रहा था कि जी जरदारी साहब को कह दिया गया कि मुल्क से बाहर चले जाएं और आप वो करें। अब वो वापस आ गए, तो अब पता नहीं कह रहे कि आप वापस आ गए। इसी में कुछ वज़रा जो आप सिंध का जिक्र कर रहे थे वो भी बाहर गए थे, वापस भी आ गए। लिहाजा मतलब है कि ये चीजें चलती रहती हैं पॉलिटिक्स में। ये जो अच्छा फैसल साहब, अभी आपने बात की कि हर पार्टी ने पिछले 16 महीनों की जो कारकर्दगी है उस हवाले से बयानिया ज़ाहिर है एक अवाम में लेकर जाना है, तो 16 महीनों की कारकर्दगी का क्या बयानिया आप लोगों ने अवाम के पास लेके जाना है? इतना सफ़र किया है पिछले 16 महीनों से अवाम ने, महंगाई की सूरत में, फिर डॉलर का जो हाल हुआ, फिर पेट्रोलियम मसनूआत जिस तरीके से अभी तक बढ़ रहे हैं। मज़ीद कहा जा रहा है कि पेट्रोल जो है वो 15 रुपए फ़ी लीटर मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। तो इतना आवाम ने पिछले 16 महीनों से सफ़र कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करी, नून लीग है और भी जमातें हैं, MQM है, तो क्या बयानिया आप लोग लेकर जाएंगे? कौन जिम्मेदार है इसका? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 10 वजारतें थी। उन वजारतों की कारकर्दगी जो भी थी हमारे पास वो मौजूद है। हम अपनी वजारतों की कारकर्दगी, फिर हम ये भी कहते हैं कि हमारी जब हुकूमत थी हम ये बाकी पार्टियों की तरह नहीं कहते कि जी फलां की वजारत थी वो जवाब दे। भाई हम जवाब देंगे अगर हमारी 10 वजारतें थी। हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हुकूमत की। अब ये नहीं कह सकते कि अच्छाई और बुराई किसकी थी या किसकी नहीं थी। तो लिहाजा जो ये चीज जो है हमारे पास, आप जिम्मेदारी लेंगे जो मईशत का पिछले 16 महीनों में हशर हुआ। ऑल्दो आप लोगों के पास वो वजारत नहीं थी, लेकिन काबीना में फैसले तो मुतफिका होते थे ना। हाँ, हम अवाम के पास जाएंगे, हम अवाम को अपनी जो है वो बताएंगे करते थे हमारी क्या करते थी, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है हमारे पास। अगर बिलावल साहब, मैं समझता हूँ कि अगर हमारी पार्टी के बिलावल साहब वज़ीर आज़म होते तो हम इससे अच्छा डिलीवर कर सकते थे। जब 2008 में हमें हुकूमत मिली थी उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि जी खजाना खाली है, दिवालिया हो चुके हैं, मुल्क बिल्कुल तबाही की बुनियाद पे। हमने उस वक्त भी हमारे पास सैलाब आया, उसको हमने फेस किया। IDPs है स्वात की हमने फेस किया, हमने ऑपरेशन विद इन दी कंट्री उसको फेस किया, उसके बाद हमने मुल्क को चलाया। लोग कह रहे थे लेकिन ये पिछले 16 महीनों में तबाही हुई, इसकी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार हैं? आवाम को बताएंगे हाँ ये हम लोग भी हुकूमत का हिस्सा थे, बराबर के हम शरीक हैं, काबीना में जो फैसले होते थे। नहीं, हम हुकूमत, जब हम हुकूमत के पास हम जाएंगे अवाम के पास और अपना जो है हम अपना केस अवाम के सामने प्रेजेंट करेंगे, बाकी जमातें प्रेजेंट करेंगी और उस अवाम ने फैसला करना है। जैसे बिलावल साहब ने परसों ही बात की है कि इलेक्शन होने दें, जिस जमात को भी अवाम वोट करती है लेट देम रूल। नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है, तो इसलिए हमें पार्लियामेंट चाहिए, हुकूमत चाहिए, चाहे जिसकी भी हो, उसको इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, क्यों आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, खौफ ज़दा हैं, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं? जनरल इलेक्शंस में क्यों बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि अब उनके इत्तेहादी जाना नहीं चाहते, भाग रहे हैं एक्चुअली आप लोग इलेक्शन से? नहीं शाजिया जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो बहुत पहले भी कहते थे, हमारा 2018 के इलेक्शन के बाद भी कई दफ़ा हमने ये डिमांड की है कि नए इलेक्शन होने चाहिए, और आखिर में भी जब 22 का शुरू था उसमें हम कहते थे इलेक्शन हो जाए, लेकिन यही नहीं मानते थे क्योंकि इनका इंटरेस्ट था कि वो उसमें सिंध की गवर्नमेंट को वो नहीं जाने देना चाहते। एक दिन आखिरी दिन तक भी ये गवर्नमेंट रखना चाहते थे। और आपने देखा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौरी इलेक्शन में नहीं जाना चाहती थी, जो PDM के प्लेटफॉर्म से फैसला हुआ था अदम एतमाद लाने के बाद कि हम फौरी इलेक्शन में जाएंगे, आप भी राजी थे, मौलाना साहब भी राजी थे, MQM भी राजी थी, सब राजी थे। अगर कोई राजी नहीं था तो क्या वो सिर्फ पीपल्स पार्टी थी? ये बात दुरुस्त है, और ये भी उसके आपको मैं बताऊं, मुझे उस वक्त बड़ी हैरानी हो रही थी जब ये हमने नेशनल असम्बली डिसॉल्व कर दी 9 को, तो ये सिंध असम्बली फिर भी नहीं कर रहे थे। तो फिर इनको कहा कि अगर नहीं करेंगे तो वो तो 60 डेज आ जाएंगे 90 डेज में। तो ये मेरा आखिरी दिन जाके इन्होंने कुछ वो भी किया एक दिन पहले। तो वो आपके सामने सारे जो हालात हैं, तो अभी पोलिटिकली वो कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है कि वो पोलिटिकल एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए कुछ इधर उधर की बातें करें। अभी तो इतना आप लोग साथ साथ थे एक दूसरे के साथ, इतना मोहब्बत, प्यार, मुत्तफिका फैसले, मुत्तफिका कानून साजी,
ये जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई, इत्तेहाद ख़त्म हुआ, तो क्यों ये बयानबाजी शुरू हो गई है? ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, एक बयानिया बनाने की कोशिश है, या 16 महीनों की जो कारकर्दगी है वो अपने कंधों से हटा रहे हैं और सारा मलबा आप पर डालने की कोशिश है? लेकिन जो भी आप चीज़ें कह रही हैं, इनमें मेरा कोई ना कोई बिल्कुल इसमें ये आंसर है, और उसी वजह से ये पॉलिटिकली बहुत इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और इनकी तरफ से भी शुरू हुई हैं बातें, हमारी तरफ से तो शुरू नहीं हुई। उस वक्त तो ये शहबाज साहब की, प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज साहब, तारीफें करते हुए नहीं थकते थे। मैं आपको बताऊं, चाहे कैबिनेट मीटिंग, शहबाज साहब भी नहीं थकते थे, वही कहते थे नवीद कमर साहब को आप हमें दे दो। हम तो आज भी उनको नहीं बुरा कह रहे, देखे ना, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, लेकिन वो उस वक्त जो कहते थे कि जी हमने तो इस किस्म के प्राइम मिनिस्टर देखी नहीं है, तो वो तो बाहर जलसों में भी कहते थे, मीटिंग में कहते थे, आपस में भी जब हम मिलते थे वही बात करते थे, कैबिनेट मीटिंग में भी कहते थे। ये चीजें मेरा हाल आपसे कोई ढकी छुपी नहीं। वो तो ये भी कह रहे हैं लंदन से सियासत करने वालों ने हैदराबाद को तो पानी नहीं दिया, तो क्या हुकूमत में रहते हुए कोई ऐसे गिले शिकवे नहीं किए बिलावल साहब ने आप लोगों से? लंदन से सियासत को हमारे साथ तो कुछ भी नहीं किया। उस वक्त तो यही कहते थे कि बहुत ज़बरदस्त सारे काम हो रहे हैं और आप हमें जितनी सपोर्ट का दी है, और ये हकीकत है कि शहबाज साहब ने जितनी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट दी है। लेकिन हैदराबाद को पानी नहीं दिया। नहीं, हैदराबाद को पानी हमने देना था, ये पानी होता देना, हम तो पैसे इनको देते रहे, और बहुत जो भी इनकी डिमांड थी, जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आउट ऑफ द वे जाके शहबाज साहब ने सपोर्ट किया। कैबिनेट मेंबर्स को जितनी सपोर्ट दी, उनकी मिनिस्ट्रियों में जितनी सपोर्ट दी, उनको फ्री हैंड दिया हुआ था, फ्री हैंड था मुकम्मल तौर पे। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये तो उससे भी आगे बहुत कुछ करते रहे हैं, जिसकी तफसील अगर ज्यादा करेंगे तो सामने तफसील आ जाएगी। आगे आगे देखिए, बात तो करने दें। अगर ये मैदान लगेगा इलेक्शन का भी तो उसमें बातें होंगी, तो मैं समझता हूँ ये अच्छा, जब इलेक्शंस का मैदान लगेगा तो माजी में किसने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, नून लीग ने क्या किया, इस तरह आप लोग आवाम के पास जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। अगर ये इसी में यही तरीकाकार रहा तो फिर हमें बताना तो पड़ेगा। अच्छा, सारे राज खुलेंगे फिर? नहीं, राज की बात नहीं है वो, मतलब अगर मेरी मिनिस्ट्री है तो उसमें भी ये कहते हैं कि यहाँ भी हमारा अमल दखल हो, तो मैं समझता हूँ वो चीजें थी। नहीं, अभी कुंडी साहब मेरे साथ थे, वो कह रहे थे हम तो अपनी मिनिस्ट्रीज का जवाब देंगे कि हमारे पास जो 10 मिनिस्ट्रीज थी हम बताएंगे कि ये हमारी मिनिस्ट्रीज की कारकर्दगी है। मतलब कि आप लोगों के पास वजारत खजाना थी तो वो जाहिर है आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। नहीं, खजाना देखिए, खजाना कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी जवाबदेही होती है। खजाना में तो देखो कलेक्शन होती है, वो टैक्सेशन होती है, वो जो टैक्स ये लगाती है असम्बली या कैबिनेट पास करती है, वो कलेक्ट करते हैं, और वो उसकी कलेक्शन जो थी बेहतर हुई इन हालात में भी। जो वजारत खजाना की जिम्मेदारी थी, उस रेवेन्यू अगर कलेक्शन देखें तो उसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। अगर दूसरे मैयज़ हैं, डिफ़ॉल्ट से बचाना, सारी कोशिशें करनी, डॉलर को कंट्रोल में रखना, वो सारी चीज़ें थी और वो करते रहे। लेकिन एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ी। जो कमर्स के तजारत, जो सबसे बड़ा जो इस वक्त हमें ज़रूरत है, वो टॉप प्रायोरिटी पे वो एक्सपोर्ट किया। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, रिमिटेंसेज आते जाएं, जितने मर्जी आते जाएं, लोन जितना मर्जी लेते जाएंगे, जवाब होता जाएगा। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट में तो बड़े काबिल वजीर थे नवीद कमर साहब, लेकिन हम उस पर कोई कमेंट नहीं करते। हालात ठीक ऐसे थे, और डॉलर महंगा हो रहा है तो एक्सपोर्ट तो एक ये भी। लेकिन अब जो मईशत का हाल हो रहा है, डॉलर पिछले दिनों इतना ऊपर गया, लेकिन बाद में जब आर्मी चीफ ने कारोबारी तबके से मुलाकात की, फिर SICF फोरम के ज़रिए सारे मामलात डील करने के लिए जो प्लानिंग हो रही है, जो इक़दामात हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये निगरान सेटअप सारा कर पाएगा, स्पेशली अब जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है सारे प्रोसेस में? अल्लाह करे ये सारा कुछ हो जाए। बड़ी फैसिनेटिंग है ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है। हमने भी बड़े मेजर्स लिए, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेते रहे, इससे भी बड़े बड़े। भाई हमारा पेपर है जो 2013 में ऑस्टेरिटी का पेपर था मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम पे, भाई इमरान खान ने पेश कर दिया। हम करते रहे, बिजली बचाओ, सोलर लगाओ, ये करो, चोरी पकड़ो। हमने तो 92 में आपको याद होगा फौज के हवाले कर दिया था वापडा, और ये सारे मीटर चेकिंग टोटल इनके हवाले था आर्मी के। वो भी आपको अगर दिन याद हो तो यूनिफॉर्म में जाते थे, मीटर रीडर वगैरह तो इस वक्त तो इनके जरिए कर रहे हैं। उस वक्त तो ये फिजिकली फौज जाके
घरों में जाती थी, मीटर चेक करती थी, सारा कुछ करते थे। तो अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। अच्छा, तो क्या आप लोग कोई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ MQM के साथ मिलके? मौलाना साहब, GDA मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं आप लोग जनरल इलेक्शंस में, ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है या हो चुकी है? नहीं, अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन हम सिंध पे फोकस कर रहे हैं। बहुत टाइम पहले से, मेरा लब तो मुद्दत हो गया कि सिंध को छोड़ा हुआ, जो हम सब वकीला भी करते थे। क्यों छोड़ा हुआ था सिंध को? बस पीपल्स पार्टी पकड़ने नहीं देती? नहीं, बस जो भी हालात थे, हमने उधर इतनी ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट थी वो नहीं थी। अब फोकस किया क्योंकि हमारे साथ जितनी रूरल एरिया की पॉलिटिकल फैमिलीज थी जो पीपल्स पार्टी में नहीं, वो तो हर वक्त गिला करते थे कि आप क्यों विड्रॉ किया है वहां से। तो अब मेरा ख्याल है करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर आएंगे। नवाज शरीफ साहब का आना तय है अक्टूबर में? इंशाल्लाह 100% आएंगे और इलेक्शन की क़यादत करेंगे वो, बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन की। नहीं आते तो उन्हें अपने कानूनी मामलात को देखने आते तो नहीं, वो इलेक्शन कैंपेन में कैसे जाएंगे? आते तो उन्हें अपने कानूनी केसेस हैं उनको देखना है। अक्टूबर तो शादियाँ वो अक्टूबर में आ रही हैं और इलेक्शन तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो तो ये है कि जनवरी का एंड होगा या फरवरी का शुरू होगा, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चीज़ें आ रही हैं। सही। तो हाल वो तो काफ़ी टाइम है, जब आएंगे तो कानूनी जो मामला है वो भी इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे, क्योंकि वो तो बेस ही गलत बेस पे बनाए हुए थे, बेस थे सारे केसेस। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में रहते हुए आपको बिजली चोरी करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बाअसर होने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी अमला तो ख़ुद बताता है कि बिजली चोरी कैसे करनी है, बस इसका महीना लगा दिया जाए तो हज़ारों रुपए के बदले आप लाखों की बिजली इस्तेमाल करें, उसका कोई बिल आएगा, ना ही कोई चेकिंग होगी और ना ही कोई शिकायत करेगा। और अगर भूले से किसी ने चेक कर भी लिया तो महाना रिश्वत लेने वाला फिर आपको गारंटी देता है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा। और ये सिलसिला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से साल से चल रहा है। पाकिस्तान में जितनी बिजली महंगी है उतनी चोरी भी होती है। सेनेट में एक रिपोर्ट जमा कराई गई जिसके मुताबिक 467 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। जी हाँ, 467 अरब रुपए। यानी अगर सिर्फ बिजली चोरों को पकड़ लिया जाए या ये चोरी रोक दी जाए तो IMF की शराइत के मुताबिक बिजली महंगी किए बगैर फंड्स जनरेट हो सकते हैं। बिजली चोरी पकड़ने वाला हाथ जब खुद बिजली चोरी करने लगे तो फिर पीछे रह क्या जाता है। बिजली फराहम करने वाली कंपनियों यानी डिस्कोस के लगभग 2000 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ बिजली चोरी की FIR दर्ज की गई हैं। कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। निगरान हुकूमत बिजली पर अभी तक शहरियों को रिलीफ तो नहीं दे सकी क्योंकि मामला IMF के हाथों में है, लेकिन बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के समरात सामने आ रहे हैं। ऐसे ही आर्मी चीफ ने डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के लिए जो एक टीम भी तश्कील दी, जो एक फोरम के तहत काम भी हो रहा है। जब आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया उसके नताइज भी आना शुरू हुए। चंद रोज़ में ही न सिर्फ इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक्सचेंज रेट में फ़र्क 1% रह गया है, बल्कि रुपए की कदर भी बहाल होना शुरू हो गई है। आज एक बार फिर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ज़रिए आखिरी हद तक जाने का इंदिया दिया है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। देयर इज जीरो टॉलरेंस अबाउट बोथ। ना हम टॉलरेंस करेंगे कोई स्मगलिंग पे और ना कोई टॉलरेंस होगी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे, होल्डिंग्स, वो किसी भी चीज की होल्डिंग इंक्लूडिंग डॉलर्स। जिन लोगों ने डॉलर्स होल्ड किए हो उनके लिए भी ये मैं बता दूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमने लगाया है और वी विल नॉट स्पेयर एनी। और इसमें सख्त से सख्त मैयर लेना पड़ा, वी विल गो अगेंस्ट देम। दिस इज द मैसेज फॉर एवरीवन। अब पाकिस्तान में इस वक्त सियासत के साथ साथ सारे शोबे पीछे रख कर जो सारा फोकस है वो मईशत की तरफ दिया जा रहा है। आज एक पॉजिटिव जो ख़बर है वो ये सामने आई कि वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को $2 अरब देने का इरादा रखता है ताकि पाकिस्तान मुल्क में
इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ दे सके। इसके साथ ही हुकूमत ने बैरूनी सरमायाकारों को मतवज्जे करने के लिए न्यू वीज़ा पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला किया है कि जो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें, जिससे ये तवक्को की जा रही है जब सरमायाकारों का कारोबार दोस्त माहौल और उनको आसानियाँ मिलेंगी तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान आएंगे और इन्वेस्ट भी करेंगे। हुकूमत के मुताबिक इंडोनेशिया समेत दूसरे ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि रवां साल के आखिर में सऊदी अरब के साथ मुआहदे होने की तवक्को है। सवाल ये है कि हुकूमत के हालिया इक़दामात से मुल्की मईशत पर किस तरह के असरात मुरत्तब होंगे, सिर्फ वक्ती कार्रवाई होगी, वक्ती असरात होंगे या लॉन्ग टर्म इन्हें समझा जाए। नई वीज़ा पॉलिसी कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है। निगरान हुकूमत जिस अंदाज में मुआशी चैलेंजेस को डील करने की कोशिश कर रही है, क्या ये काफ़ी है सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसी पे मैं बात करूँगी। मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर निगरान सेटअप है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और हमें बताया जाता है कि इक़दामात शुरू हो गए हैं, कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, स्मगलर्स को पकड़ा जा रहा है, हुंडी हवाले के जो काम करते हैं उनको रोका जा रहा है। आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इसके असरात होंगे या ये वक्त इक़दामात, इसको हम कहें कि बस डिस्प्रिन की तरह, जिस तरह वक्ती तौर पर आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाता है और उसके बाद दोबारा, तो आपको लगता है कि ये वक्ती इक़दामात हैं सिर्फ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया, इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान की जो ओपन मार्केट थी, जिसको हम एक्सचेंज रेट मार्केट कहते हैं या एफएक्स मार्केट, जो कर्व मार्केट जो कि एक्सचेंज कंपनीज के पास है, उसके अलावा एक और मार्केट क्रिएट हुई जिसमें ये सारी, जिसको आप होर्डिंग कहें, ट्रेडिंग कहें, वो सारा कुछ हो रहा था और ओवर द बॉर्डर स्मगलिंग भी हो रही थी डॉलर्स की। अफगानिस्तान की सारी जो नीड है वो पाकिस्तान से जा रही थी। इसकी वजह से आपने जो कुछ देखा वो ये था कि ओपन मार्केट में रेट बहुत बढ़ गया, बट जो इंटर बैंक की मार्केट है उसमें बढ़ा है रेट, वो अपने फंडामेंटल्स की वजह से बढ़ा है जो पाकिस्तान के हैं। बट जो रेट रुपए का बाहर बढ़ा वो इन चीज़ों की वजह से बढ़ा था। उसको आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, मॉनिटरिंग, आप उसको क्रैक डाउन कहें, आप उसको कंप्लायंस कहें, इन सारे मेजर से ही संभालना था। सो एज फार एज दैट इज कंसर्न, दैट इज द राइट पॉलिसी टू डू और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और वो प्रेशर भी रखना चाहिए। ये पॉलिसीज हम पहले क्यों नहीं अपनाते? कोई पहली दफ़ा तो नहीं स्मगलिंग हो रही है, कोई पहली दफ़ा तो आर्टिफिशली आप ये सारे बहरान पैदा नहीं किए जा रहे हैं। मसला ये है कि जब इलेक्टेड हुकूमतें होती हैं या पिछली 16 महीने जो इत्तेहादी हुकूमत रही है, ये सारे इक़दाम हम पहले क्यों नहीं करते? That's an excellent question. The answer is, पाकिस्तान में जब तक चीजें प्रेसिपिटेट नहीं ना कर जाती, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आ जाती, हम उनको टैकल नहीं करते। हमारी पॉलिसीज रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। आप बहुत बड़ी चीज मांग रही हैं पाकिस्तान से, आप ये कह रही हैं कि इतना कॉम्पिटेंस लेवल हो अथॉरिटीज का, चाहे वो मॉनेटरी अथॉरिटीज हो इस केस में, कि वो एक्ट कर रही हो बहुत प्रोएक्टिवली, और इसमें बिल्कुल आपके जो ये आपकी जो ख्वाहिश है वो दुरुस्त है। तो अब आपने रिएक्ट किया, आपने देखा कि वो जो सारे लोग थे उन्होंने काम भी बंद कर दिया और वो अभी मार्केट से गायब हुए हैं। अब आपको एक्सचेंज रेट के रिफॉर्म्स करने हैं। मैं बारहा कहता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, तो वो लॉन्ग टर्म ऐसे क्या इकदाम होने चाहिए कि ऐसे लोग मार्केट में वापस आके दोबारा से 2 नंबरी ना करें, दोबारा से मसनूई बहरान पैदा ना करें। आप देखें जिस तरह बिजली चोरों को अब पकड़ा जा रहा है, ये भी हमें पता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कुंडे लगाए जाते हैं, कैसे कैसे सरकारी अफसरान मिले हुए होते हैं। ये सब चीज़ें, ये जो इक़दामात हैं, मनफी रवैये हैं, ये हर इदारे में हर अफसर करता है, ठीक है, लेकिन हम इक़दामात पहले नहीं करते हैं। दुरुस्त। सो इन दोनों को अलग-अलग डील कर लेते हैं। टुडे आई स्पेंट द होल डे एक्चुअली ट्राइंग टू राइट समथिंग ऑन द एक्सचेंज रेट मार्केट के, इसमें अब हमें क्या इस्लाहात करनी है। एक तो यह है कि ये जितनी एक्सचेंज कंपनीज हैं बी ग्रेड की, इनसे निकल कर हमें ए ग्रेड की कंपनीज में आना है, ताकि उनका जो कैपिटल है वो भी बहुत ज़्यादा हो और वो बढ़ाया जाए। और ये जो
कारोबार बाहर हो रहा है इसको रोका जाए। इसके साथ साथ हमें ये करना है कि ये जो हवाला और हुंडी का कारोबार है जो ये होता है इसको डिसइंसेंटिवाइज करना है और इंसेंटिवाइज करना है कि मेरी जो रेमिटेंसेज हैं जो कि अब 2 अरब डॉलर के करीब आ गई हैं इसको वापस लाना है हमने 3 अरब डॉलर पे। उसके लिए हमें नए इंसेंटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे, लोगों को वापस लाना पड़ेगा कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में जिनको उनको रुपए की कदर ज्यादा मिल रही थी वो वापस आए। दूसरी याद रखिए कि जो पाकिस्तान की जो डॉलर या किसी भी करेंसी के अगेंस्ट हमारी कदर है हमारे रुपए की, उसका ताल्लुक शाजिया एक ही चीज है कि डॉलर लिक्विडिटी जो है हमारी वो क्या है। लेट से आपकी एक्सपोर्ट्स अच्छी हो जाएं, आपकी रेमिटेंसेज अच्छी हो जाएं, आपकी पैदावारी सलाहियत बढ़े, आपकी थोड़ी सी इंपोर्ट्स कट हो एग्रीकल्चर में, तो आप खुद ही देखेंगे ये ठीक हो जाएगा। शाजिया, आई एम नॉट दैट पेसिमिस्टिक ऑन दीज थिंग्स। पाकिस्तान अगर चाहे आज तो मेरा ख्याल है कि अगर इंपोर्ट्स के लिए भी बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है ना एक दूसरे के साथ। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपकी बिजली और गैस है। गैस आपके मुल्क में जैसे सर्दी आएगी वो बंद होना शुरू हो जाएगी, गर्मियाँ आती हैं तो बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है। अब सबसे बड़ा बहरान या सबसे बड़ी तंगी हमारे आवाम के लिए क्या है? बिजली। कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो आप एक दूसरी तरफ आप अपने इन्वेस्टर्स को बाहर से बुला रहे हैं, तो आप कैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे? कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद आप कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं? कैसे बढ़ेंगी? अब हम ट्रांजिशन करते हैं कि हमने तय किया कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, हम कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स लें और वापस अपनी रेमिटेंसेस को भी लाएं और थोड़ा सा अपनी लिक्विडिटी को, वर्ल्ड बैंक के पैसे आपने भी जिक्र किया, बहुत अच्छा किया, एडीबी के पैसे $300 मिलियन ये लेना शुरू करें ताकि स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़ें, एक तकवीयत मिले मार्केट को जो इंटर बैंक की मार्केट है। अब आप आ जाइए कि ये तो स्टेप्स हमें लेने हैं, बट असल बात तो ये है कि आपने अपने एनर्जी सेक्टर को ऐसा बनाना है कि वो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत या पाकिस्तान की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाए। उसके लिए शायद देखें, वी हैव टू बी नाउ वेरी क्लियर, पाकिस्तान का 5400 अरब रुपया, 18 अरब डॉलर का इस वक्त पेबल खड़ा हुआ है, जिसको आप सर्कुलर डेट कहते हैं। मैं तो उसको कहता हूं कि वो टेक ओवर करना पड़ेगा स्टेट को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले तो उस पर हमें डिसीजन करना है। उसकी 4 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आप अपनी बिजली में दे रही हैं, यानी कि आपका अगर बिजली का बिल 40 रुपए पर यूनिट है ना, तो 4 रुपए ड्रॉप कर जाएगा अगर हम इसको संभालें। नंबर 2, आप ये देखिए कि आप जिस तरह इस सेक्टर को चला रहे हैं ना, डिस्कोस भी आप चला रहे हैं, आपसे मतलब है सरकार चला रही है, जेनकोस भी सरकार, 50% जनरेशन भी सरकार के पास है, सारी डिस्ट्रीब्यूशन सरकार के पास है, सारी ट्रांसमिशन सरकार के पास है। ये चलेगा नहीं ऐसे। पाकिस्तान ने जहां कामयाब तजर्बा किया टेलीकॉम में या बैंकिंग में, आपको इस काम से निकलना है, आपको ये काम छोड़ना है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इन कंपनीज के साथ अपने मुआहदों पर नजरसानी ना करें, उनको रिव्यू ना करें। 15-15, 20-20 साल के ऐसे मुआहदे हैं जिसमें आप पैसे भी दिए जा रहे हैं और बिजली हमारे इस्तेमाल की भी नहीं है, कैपेसिटी पेमेंट्स भी हम कर रहे हैं, तो ये मुआहदे तो 10-10 साल और हमें उनको भुगतना है। एब्सोल्युटली। एक मिसमैच है और ये चाइनीज जो हमारे माहिदे हैं, और एक वर्ड मैं यूज करता हूँ, या आप मेरे अल्फाज सारे बेशक नोट कर लीजिएगा, 2 साल बाद ये करना हमने यही है जो मैं आपसे गुजारिश आज करके जा रहा हूँ। जब भी करेंगे हमें अपने डेट की रीप्रोफाइलिंग करनी है। शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाइनीज डेट जो 10 साल में पेबल है ना आईपीपीज पे, आई थिंक के 17 आईपीपीज हैं चाइनीज जिनको हमने ये डेट देना है, और ये 15 अरब डॉलर के करीब है। इसको आपने अगले 25 साल पे ले जाना है। तो जो मैंने 15 अरब 10 साल में देना है, वो अगर मैं 25 साल पे ले जाऊंगा, बिकॉज ये प्लांट्स ही 25 साल के हैं, तो मेरी किस्त गिर जाएगी। अगर मेरी किस्त गिर जाएगी तो आप ये सोचिए कि मेरा पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाएगी। बात कहने की ये है कि स्टेट के काम से इसको निकालना, ये जो आपने मुआहिदों की बात की, ये काम करना, जो हम सस्ती गैस दे रहे हैं कैप्टिव को, वो कैप्टिव पावर प्लांट से मतलब है कि आप अपना 92 न्यूज़ के साथ आपने एक जनरेटर लगाया हुआ है और हम आपको गैस दे रहे हैं, आप हमसे बिजली नहीं ले रहे, और उसकी एफिशिएंसी है 35%। पर मेरा जो एलएनजी पावर प्लांट है जिसको मैं गैस दे नहीं पा रहा, उसकी एफिशिएंसी है 65%। मुझे आपसे ये गैस वापस लेनी है और 65% वाले को देनी है और आपको ग्रिड पे लाना है। इससे जो बिजली की खपत है वो बढ़ेगी और पर यूनिट कॉस्ट नीचे आएगी। हम जो बात अब आपस में कर रहे हैं वो सारी ये है कि क्या पर यूनिट कॉस्ट अगले साल 1.5-2 में हम एटलीस्ट यहाँ मेंटेन कर सकते हैं या नीचे ला सकते हैं।
फिर हमें 18% जो GST है इस पे बैठ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो ये 18% का GST है, हमें अगर आप टैक्सेशन करेंगे दूसरी तरफ तो आप इसमें से निकल सकते हैं, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा। अब जब आप इस तरह से चीजों को देखते हैं, आपका डेट सर्विसिंग सरचार्ज 4 रुपए का है पर यूनिट है, उसको नीचे लाइए। तो देयर आर वेज। डॉक्टर साहब, ये जो SIFC है ये क्या वो तमाम रुकावटें दूर कर पाएगा जो इन्वेस्टर्स के खदशात हैं? अब जो सऊदी अरब के भी खदशात सामने आ रहे हैं कि वो यहाँ एक रिफाइनरी लगाना चाहता है अब में या गवादर में, ये तो 2019 से जब इमरान खान की हुकूमत थी, ये तो सऊदी अरब तब से चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं जो तब से अब तक दूर हो नहीं सकी हैं। तो जो 25 अरब डॉलर हम वहाँ से लाने की बात करें, वहाँ की इन्वेस्टमेंट लाने की बात करें, तो क्या ये फोरम वो तमाम इकदाम कर सकता है, वो तमाम रुकावटें दूर कर सकता है? सऊदी अरब की ये जो इन्वेस्टमेंट लाने के रास्ते में हाइल हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो हमने गुफ्तगू ही सारी आज ये की है कि हम स्ट्रक्चरल जो चीजें हैं पाकिस्तान की उनको ठीक करते चले जाएंगे। इससे हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम सीरियस हैं टैक्स कलेक्शन में, हम सीरियस हैं अपने लोगों से टैक्स लेकर मुल्क को चलाने में, हम बिजली के थेफ्ट को हर तरह से रोकना चाहते हैं। पर SIFC क्या कर रहा है? मैंने 2016 में एक किताब लिखी, वो आज भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे मौजूद है, और मैंने यही कहा तब भी कि आप किसी तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को आसान बनाइए, रूल्स को आसान बनाइए। वो आज भी हमने वही करना है। हमें ये काम ये करना है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको तो हमें किसी तरह वन विंडो देना है। वन विंडो से क्या मतलब है? एक रेगुलेटरी इस वक्त जो स्टेट है एपरेटस, जो सारा स्टेट एपरेटस है, उसमें जो रेगुलेटरी क्लॉग है, यानी कि हम कोई फाइल नहीं मूव कर पाते। आपने शाजिया कोई काम किसी अदारे में करना हो तो आप पहले ढूंढेंगी कि मेरा कोई वाकिफ है वहां पे। आप कोई सऊदी अरेबिया बैठ के वाकिफ तो नहीं ना ढूंढेगा। सो you and I understand how things work, and फिर आप उसको फोन करेंगी, वो फिर मुझे फोन करेगा, फिर चीजें आगे बढ़ना शुरू होंगी। अब हम करने की ये कोशिश करें कि वो वाकिफ जो है वो SIFC का दफ्तर है, आप उसको ईमेल दीजिए, वो आपको ईमेल का जवाब देगा। एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, माइंस एंड मिनरल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, डिफेंस प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, IT और ITES के प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, इसको इस तरह समझिए कि हम पिच करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम IMF के डॉलर तो लेंगे ही मुल्क को चलाने के लिए। कैन वी गेट अदर इन्वेस्टमेंट मनीज? आखिरी एक फिगर आपको दे के जा रहा हूँ शाजिया, लेट्स कम बैक इन अ ईयर एंड डिस्कस दिस फिगर। पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू GDP 13.6% है। जिन मुल्कों ने दुनिया में तरक्की की है, ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, इनकी जो यही शरह थी, और चाइना की, वो पाकिस्तान से डबल थी। ये एक अटेम्प्ट है कि हम इस 13.6% आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कीमतें बढ़ाने के बावजूद इंसानी जान बचाने वाली बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जो मार्केट से गायब हो चुकी हैं, नायाब हो चुकी हैं। खुसूसी तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन और अमराज़ क़ल्ब की अद्वियात, यहाँ तक कि कैंसर और मिर्गी जैसे मोहलिक जो अमराज हैं, इनकी दवाएं भी मार्केट से शॉर्ट हो चुकी हैं। कुछ ज़रूरी अद्वियात तो 6-6 महीने से मार्केट में आई ही नहीं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की मार्केट में दस्तयाबी के लिए मुतबादिल ब्रांड्स मुतारिफ़ करवाने की जो हिकमत अमली है उस पर गौर कर रही है। शहरियों को मेयारी अद्वियात की मुनासिब कीमत पर दवाओं की फराहमी, इसमें कोई शक नहीं, ये ड्रैप की बुनियादी जिम्मेदारी है, मगर ये इदारा सारे दावों के बावजूद अभी तक मुनासिब कीमतों पर तो दूर, दवाओं की शॉर्टेज को ही ये कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाया है। ये हकीकत है कि मेडिसिन तैयार करने वाली कंपनियों का 90% ख़ाम माल इसको इंपोर्ट किया जाता है। कुछ अर्से पहले तक हमें पता है एलसीज बंद थी और अब डॉलर की कीमत 300 रुपये बढ़ जाने के बाद ये ख़ाम माल भी खासा महंगा हो गया है, और जिन अद्वियात में फार्मास्यूटिकल कंपनियों को मुनाफा कम मिलता है उन दवाइयों की फिर प्रोडक्शन भी नहीं होती है। दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल कंपनियां जब चाहती हैं मार्केट में अद्वियात की मसनूई शॉर्टेज पैदा करके ड्रैप को मुकम्मल जो है ना वो हर तरह से ब्लैकमेल भी करती हैं और फिर हुकूमतों को मजबूर भी
किया जाता है कीमतें बढ़ाने पर। अब ड्रैप ने मारूफ कंपनियों की इजारादारी को ख़त्म करने और अद्वियात की किल्लत पर काबू पाने के लिए नए ब्रांड्स को मार्केट में लाने का फ़ैसला किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दवाइयाँ आसानी से मिल सकेंगी, क्या दवाओं की कीमतें बढ़ाए बग़ैर उन्हें मार्केट में लाना मुमकिन हो पाएगा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद फ़ारूक बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। फ़ारूक साहब, हम देखते हैं कि कीमतें भी बढ़ाई जाती हैं हर 6 महीने के बाद, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि अद्वियात की फिर से शॉर्टेज हो रही है। एलसीज पहले बंद थी, ज़ाहिर है डॉलर भी महंगा हो गया है। क्या ये फैसला दुरुस्त है ड्रैप का कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए वो नए ब्रांड्स मुतारिफ कराएं? अच्छा मैडम, अगर मैं अर्ज करूं, इस पे थोड़ा बैकग्राउंड में दे देता हूं कि लास्ट ईयर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने 209 प्रोडक्ट्स के हार्डशिप केसेस जमा कराए थे। हार्डशिप केस वो होता है जब एक प्रोडक्ट की जो लागत है वो आपकी रिटर्नमेंट प्राइस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है उससे बढ़ जाती है। अब हार्डशिप अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ 2018। अच्छा, हैविंग सेड दैट, वो 209 की अभी तक लिम्बो में है, उनका कोई फैसला गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हैविंग सेड दैट, मोर ओवर, जिस तरह हमने लास्ट ईयर अर्जी रखी थी गवर्नमेंट के सामने 38.5% इंक्रीमेंट क्रॉस द बोर्ड, but nonetheless we were not asking for increment, we were asking for inflationary adjustment, which was 30 to 40% on average monthly, that is. अच्छा, given all that perspective, गवर्नमेंट ने उस पर नजरसानी की और हमने आसानी की कि हमें 14% एसेंशियल और 20% नॉन एसेंशियल पे दी। Nonetheless, again I would say कि वो $235 पे था। Having said that, 32 का इलेक्ट्रिसिटी बिल था, पेट्रोल वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट 40 से 70% बढ़ा है। डॉलर डिस्पैरिटी ऑलमोस्ट गॉन अप टू डबल सिंस लास्ट ईयर। कीपिंग ऑल दिस माइंड इन सिनेरियो, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कुछ एडवाइस बनाने के लिए, स्पेशली जो हार्डशिप केसेस 209 ड्रग्स हैं वो यहाँ मार्केट में दस्तयाब करना बहुत मुश्किलात आ रही हैं। नहीं, अभी जो जिन अद्वियात की शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज क्यों है? मसनूई किल्लत है या वाकई खाम माल जो है वो महंगा हो गया है, वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं कंपनीज इस वजह से? जैसे शुगर के लिए इंसुलिन का जिक्र किया, जो हार्ट पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन होती हैं, इवन के कैंसर और मिर्गी जैसी जो अमराज हैं, इनकी दवाइयाँ मार्केट से नहीं मिल रही हैं। मैडम, कैंसर और इंसुलिन की जो आपने ड्रग्स की बात की, ज़्यादा इम्पोर्टेड ड्रग्स होते हैं। They are imported, but having said that, ये डॉलर डिस्पैरिटी की वजह से काफी कंपनियां जो इंपोर्ट करती हैं उन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी है, क्योंकि वो हार्डशिप केसेस में ही काफी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जिसपे गवर्नमेंट ने नजरसानी नहीं की है। जहाँ तक ये मिर्गी की दवाइयां साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, इनका कोटा इवेंचुअली इशू होता है कुछ जैसे नार्कोटिक कंट्रोल ड्रग्स, इसका कोटा इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो लास्ट 6 मंथ से आई वुड से कोई मीटिंग नहीं हुई है इस पे जो कोटा इशू करे हमारी कंपनीज को। फिर ये इंटरिम गवर्नमेंट आई, नेचुरली इस ट्रांजिशन में वो मीटिंग मजीद डिले, और अभी तक हमारी मीटिंग नहीं हुई है जिसपे हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोटा देती है, उस पर हम दवाई बना सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट, दैट्स द होल द रीजन कि ये मुर्गी की दवाइयाँ शॉर्ट है, और मोर ओवर जो कैंसर और इंसुलिन जो है मोस्टली इंपोर्टेड है, और यूएस डॉलर डिस्पैरिटी के लिए लोगों के लिए मुश्किल हो गया इंपोर्ट करना। नहीं तो इसका मुतबादिल फिर क्या है? ड्रैप जो मुतबादिल ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोशिश करी है, जो उन्होंने स्ट्रैटेजी तैयार की है, वो भी इम्पोर्टेड हैं, वो आसानी से दस्तयाब होंगी क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ी क्लैरिटी ले आते हैं कि जो भी ड्रग्स बनती हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट दे रही है वो अगले की भी वही कॉस्ट होगी, अनटिल अनलेस वो क्वालिटी पे आगे पीछे करे, बट क्वालिटी हमारा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा फिर? नहीं जी, बिल्कुल क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी एट ऑल इवन फ्रॉम आवर इंडस्ट्री। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो प्राइस जिस पे ड्राइव मुतमईन है कि जी इस पे करेंगे, वो इम्पॉसिबल है किसी के लिए बनाना उस प्राइस पे। तो हैविंग सेड दैट, अगर गवर्नमेंट कोई फ्री में सब्सिडी देती है देन प्रोबब्ली दे कैन डू इट, बट अदर देन दैट जो प्रोडक्ट्स मार्केट से शॉर्ट है वो हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन में लागू नहीं होते। और मेनी मल्टीनेशनल हैव पोस्टेड रिकॉर्ड लॉसेस इन द पास्ट 6 मंथ्स। तो इसके पैरेलल ड्रैप क्या सोच रहा है? किन मेडिसिन को मुतबादिल ब्रांड्स के जरिए लाने का सोच रहा है? उनमें कौन सी मेडिसिन शामिल है? मैडम, हमारी सिर्फ अर्जी ये है ड्रैप से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपके तरफ से कि ये 209 प्रोडक्ट हार्डशिप केसेस में पड़े हैं, जिसमें ये ज्यादातर दवाइयाँ दवाई जो आप बात करेंगे वही है। इससे 1.5 साल तक इसमें कोई फैसला नहीं किया। गवर्नमेंट इससे फैसला कर दे कि कम से कम उन ब्रांड्स की या उन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट में दस्तियाबी हो। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आम दस्तियाब है, जैसे रोजाना माल में ORS शॉर्ट है। अगेन ORS की जो डिटरमिनेंट प्राइस वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी
उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आ रही है। नॉन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स मेकिंग, और जो बना रहे हैं वो बड़े लॉस में, और उनके ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो उन्होंने कंप्लाई करने द रीजन दैट वो बना रहे हैं। अदरवाइज ये शॉर्टेजेस इज जस्ट बिकॉज इसमें से हमारा कोई लेना देना नहीं। देयर आल्सो मैन्युफैक्चरर, हम अपना पहिया चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं अगर देयर इज सेल ऑफ कोर्स देन वी विल मेक अ प्रॉफिट। इफ देयर इज नो सेल हमारी मार्केट लूज होती रहेगी, तो इंपोर्टेड ड्रग्स जो है वो नहीं आती है यूएस डॉलर डिस्पैरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद फारूक बुखारी साहब मेरे साथ थे, शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।